गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक ज्ञान के इस क्लास में हम वैदिक जागरूकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया भी था। उसमें हमने वैदिक जागरूकता क्या होती है, सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके संबंध में बताया था। उसके बाद वैदिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कौन कौन से हैं, उन संस्थानों के बारे में बताया था। फिर हमने राजस्थान राज्य के संबंध में बताया था कि राजस्थान राज्य में वैदिक सेवा जो प्राधिकरण है तो किस तरह से और कहाँ पर कार्य करता है, और फिर क्या क्या कार्य राजस्थान राज्य में वैदिक सेवा जो प्राधिकरण है वो क्या क्या कार्य करता है, उसके संबंध में भी हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में बच्चों हम वैदिक जागरूकता करने के उपायों का वर्णन करेंगे। वैदिक जागरूकता करने के वैदिक जागरूकता जो करने के उपाय हैं, इन उपायों का आज आपको वर्णन करके बताते हैं कि क्या क्या वैदिक जागरूकता होती है। कि न्याय जो वैदिक जागरूकता के जो उपाय हैं कि न्यायिक अधिकारी गण और वैदिक जागरूकता टीम द्वारा, जो न्यायिक अधिकारी गण होते हैं, वैदिक जागरूकता की जो टीम होती है उसके द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर वैदिक जागरूकता के बारे में समझाया जाता है। कि ये टीम विद्यालयों में जाती है, कॉलेजों में जाती है, सार्वजनिक स्थानों पर की जाती है और वैदिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करती है। जो पहला उपाय है इसका, वैदिक साक्षरता शिविरों का पहली जो टीम न्यायिक अधिकारी गण द्वारा और जो इसकी टीम के द्वारा वैदिक जागरूकता की टीम द्वारा कॉलेजों में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थानों पर ये शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इसके अलावा मोबाइल वैनों के माध्यम से भी गांव-गांव में सचल लोक अदालत, दूसरा उपाय है इसका सचल लोक अदालतों और वैदिक जागरूकता सचल लोक अदालतों यानी मोबाइल वैनों के माध्यम से जो सचल लोक अदालतें गांव-गांव में जाती है मोबाइल में, और वैदिक जागरूकता के से संबंधित कई तरह के शिविरों का ये आयोजन करती है। मोबाइल वैनों के माध्यम से वैदिक जागरूकता से संबंधित अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो अगला कार्य है इसका वैदिक जागरूकता का जो अगला उपाय है कि आकाशवाणी दूरदर्शन पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विभिन्न तरह की वैदिक जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में जो कानून की बात, जो साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, तो कानून की बात एक कार्यक्रम होता है, सप्ताह में एक बार आता है साप्ताहिक प्रसारण, इसका कानून की बात का किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को शाम को 7 बजे से 7:30 बजे, तो दूरदर्शन राजस्थान है, वहाँ शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक
और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को 5:45 से 6 बजे तक कानून की बात कार्यक्रम है जो उसका प्रसारण किया जाता है ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा विद्युत जागरूकता उत्पन्न हो सके। इसके अलावा पर्चे और लघु पुस्तिकाएं छपवा कर बंटवाई जाती है। पर्चों के माध्यम से, छोटी छोटी किताबों के माध्यम से ये जिला विधिक सेवा जो प्राधिकरण है इसके द्वारा पर्चे छपवा कर, लघु पुस्तकें छपवा कर विधिक जागरूकता के उपाय किए जाते हैं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा विधिक जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इसके अलावा बच्चों, राजस्थान में राज्य स्तर पर विधिक जागरूकता के जो स्थान हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। राजस्थान राज्य स्तर पर जो संस्था कार्य करती है उसके बारे में बताते हैं कि कहाँ पे कौन है इसका, तो वो है श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान, इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। इनका जो टेलीफोन नंबर है 0141 ये इनका टेलीफोन नंबर है 0141227481। इनका लैंडलाइन नंबर जिसका टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर भी है इसका। ये का फैक्स नंबर है। इस फैक्स नंबर पर भी बात हो सकती है। जो हेल्पलाइन नंबर है इनका हेल्प नंबर है 0141238587। टेलीफोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है इनका। इसके अलावा जो जिला स्तर पर जो है, ये राज्य स्तर की बात कर रहे थे, और जो जिला स्तर पर जो अधिकारीगण कार्य करते हैं उन अधिकारियों की अगर हम बात करें कि जिला स्तर पर कौन कौन से कार्य करते हैं, तो जिला स्तर पर उसमें अध्यक्ष या सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण अध्यक्ष या सचिव जिला विधिक प्राधिकरण से कार्य करते हैं। तहसील स्तर पर बात करेंगे, तहसील स्तर पर जो इसके अधिकारी हैं तहसील स्तर पर, उनमें हैं वो है अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ये तहसील स्तर पर ये अधिकारी कार्य करते हैं।
और जो इसकी प्रमुख लाभकारी योजनाएं हैं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो प्रमुख जो लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। प्रमुख लाभकारी योजना, जिनकी जो प्रमुख लाभकारी योजनाएं हैं, इन लाभकारी योजनाओं के बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न तरह के अवसरों पर या विभिन्न तरह की स्थितियों पर जो योजनाएं की जा रही है, उन योजनाओं का जो कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। पहले है दुर्घटना मृत्यु और सहायता। जो इसमें पहली जो योजना है वो है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। किस तरह की, क्या दुर्घटना मृत्यु पर अगर असंगठित क्षेत्र में जो पंजीकृत श्रमिक, जो असंगठित क्षेत्र हैं जो उसमें भी जो पंजीकृत श्रमिक बेलदारी करते हैं या मजदूरी टाइप में करते हैं, ऐसे जो पंजीकृत श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड श्रमिक है, उन श्रमिकों की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि। ठीक है, दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि उसके परिवारजनों को दी जाती है। दूसरी योजना है जिसमें चिकित्सा अनुदान राशि योजना। चिकित्सा अनुदान जो राशि योजना है दूसरी, उस योजना के अंदर जो चिकित्सीय सहायता जो प्रदान की जाती है पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए। ये जो भी बात चल रही है ये सब पंजीकृत श्रमिकों की बात चल रही है, ठीक है ना। जो असंगठित क्षेत्रों के जो पंजीकृत श्रमिक हैं तो उन श्रमिकों को इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, 1 लाख रुपए की सहायता राशि अगर उनको किसी बीमारी की अवस्था में या किसी सीरियस स्थिति में अगर उनको इलाज कराना तो 1 लाख रुपए की सहायता उनको वहाँ पर प्रदान की जाती है। फिर है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्र निर्माण क्षेत्र में लगे हुए हैं असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक यानी रजिस्टर्ड जो श्रमिक है उनके बच्चों की कुछ छात्रवृत्ति योजना है। इसमें 5 से 8 साल तक के छात्र के, इसमें 5 से 8 वर्ष तक के छात्र के लिए, तो 5 से 8 साल तक का 5 से 8 वर्ष में 5 से 8 कक्षा तो कक्षा 5वीं से 8वीं तक के छात्र हैं, ध्यान रखना छात्र यानी बालकों के लिए 5वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए 1000 रुपए की छात्रवृत्ति योजना।
1,000 रुपए की जो छात्रवृत्ति दी जाती है। और वही 5 से 8 कक्षा तक की छात्राओं के लिए, ये छात्राओं के लिए है, यही राशि वो है 1,500 रुपए। यानी छात्रों के लिए 1,000 रुपए और छात्राओं के लिए 1,500 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। फिर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति और कक्षा 9 से 12वीं तक के की छात्राओं को 2,400 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्नातक स्तर की बात करें, स्नातक स्तर पर छात्र को 4,000 रुपए, जो स्नातक स्तर के छात्र हैं उनको 4,000 रुपए की सहायता राशि, छात्रवृत्ति राशि, और स्नातक स्तर पर जो छात्रा को, लड़की को 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती। इसके अलावा बच्चों की जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, ये असंगठित क्षेत्र के जो पंजीकृत श्रमिक है सिर्फ उन्हीं को ही दी जाती है, और उनको भी इसलिए दी जाती है ताकि उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रह सके। और पढ़ाई के लिए तो हालांकि सरकार ने पूरी सुविधा करे रखी है सरकारी स्कूलों के माध्यम से, लेकिन यहाँ जाके इन छात्रवृत्ति के माध्यम से इन बच्चों में पढ़ने के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है, और इनके जो असंगठित क्षेत्र के जो इनके श्रमिक हैं, इनके माता पिता हैं, उनको भी एक सहायता के रूप में राशि प्रदान हो जाती है ताकि इन बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत या समस्या खड़ी नहीं हो। इसके अलावा बच्चों अगली योजनाओं की बात करते हैं। अगली योजनाओं में जो नेक्स्ट योजना है, उस योजना में प्रसूति सहायता योजना। ये प्रसूति सहायता योजना भी गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के, गरीब श्रमिकों के लिए ये योजना चलाई जाती है। महिलाओं के हित में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव, 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6,000 रुपए की राशि, प्रति प्रसव उनको 6,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है महिलाओं के हितों के लिए। अगर प्रसव के समय सिर्फ 2 प्रसव में प्रति प्रसव 6,000 रुपए महिलाओं को उनके हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना, इसमें पंजीकृत श्रमिकों की जीवन सुरक्षा के लिए, इसमें इस कामगार योजना में अंशदायी योजना है, इसमें थोड़ा अंश श्रमिकों को रखना पड़ता है हर महीने। जितना अंश श्रमिक रहेगा, मान लो कि हर महीने अगर 100 रुपये श्रमिक रख रहा है तो 100 रुपये ही सरकार रहेगी। तो वो श्रमिकों का भी अंश होता है, सरकार का भी अंश होता है,
फिर जब वो बाद में इकट्ठा हो जाता है, फिर जब वो श्रमिक की उम्र रिटायर सेवानिवृत्ति की उम्र हो जाती है, उसके बाद हर महीने उसके लिए पेंशन की योजना, उसकी जमा की गई राशि, सरकार की जमा की गई राशि के अनुरूप बना दी जाती है। इसके अलावा बच्चों बात करें अपन आगे ये योजना की, मातृत्व लाभ अधिनियम 1963, ये जो योजना भी चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें जो योजना है इसमें पंजीकृत महिला श्रमिक हैं, उन पंजीकृत महिला जो श्रमिक हैं, उन महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह पूर्व तथा जन्म के 6 सप्ताह बाद तक मजदूरी सहित अवकाश, यानी बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह पहले और बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बच्चों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जो राज्य के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों या और सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के माध्यम से इन कर्मचारियों की भलाई के लिए, कर्मचारियों के भले के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो और योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं जो कौन कौन सी योजनाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों का अधिक से अधिक भला किया जा सके, इस क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक अपने कार्य के प्रति सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ उठा सके। इसमें जो अगली योजना है बाल विवाह प्रतिषेध 2006, बाल विवाह प्रतिषेध जो कानून बना 2006, उसको भी इसी के तहत बनाया गया था। इसमें 21 वर्ष से कम लड़का और 18 वर्ष से कम लड़की की शादी करना दंडनीय अपराध
है कि 21 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम हो गए, 21 वर्ष से कम लड़के और 18 वर्ष से कम लड़की की शादी करते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है और ये इस योजना के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाता है। और नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ को या बाप को या दोनों को 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी दोनों को सजा करने पर 2 साल की कड़ी सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों की 21 साल से कम के लड़के की और 18 साल से कम के लड़की की शादी करते हैं तो ये बाल विवाह माना जाएगा और ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ऐसा करने पर माँ बाप को 2 साल की कड़ी सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, यानी 2 साल की कड़ी सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों सजा के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अगली योजना है नकल विरोधी कानून। एक और योजना चलाई जा रही है कि विधिक जागरूकता के माध्यम से सरकार के द्वारा इसमें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर रोक लगाई। यह अधिनियम 1992 के अनुसार ये अधिनियम बनाया, अधिनियम 1992 के अनुसार जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा या अनुचित साधनों पर रोक के लिए जो अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षा के दौरान नकल करने पर या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 साल की कि अगर परीक्षा के दौरान, किसी भी परीक्षा के दौरान, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान राजस्थान सरकार की जो परीक्षा है, सार्वजनिक परीक्षा है, उसमें अनुचित साधनों पर रोक लगाने के अधिनियम बनाया गया नकल विरोधी कानून 1992। इसमें अगर कोई बच्चा अगर नकल करता हुआ पाया जाता है या परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। अगर जो भी पकड़ा जाता है नकल करता हुआ तो उस बच्चे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित
और कोई बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा गया तो आपराधिक मामला को दर्ज हो गई होगा, उसको स्कूल से भी निष्कासित कर दिया जाता है और 3 वर्ष तक उसको किसी भी तरह की कोई परीक्षा देने पर रोक भी लगाई जा सकती है। ये सब परीक्षा के दौरान पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किया गया है ताकि परीक्षा ईमानदारी से संपन्न हो सके। इसके अलावा भी जो भी कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है जो विभिन्न तरह के क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए और समाज में रहने वाली जनता के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। बच्चों, इस क्लास से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। धन्यवाद।